बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी जेंटिलमैन, वुमेन, एक्सपर्ट्स, करेस्पॉन्डेंट्स, सबको मैं प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल मैं करता हूँ। और आज जिस महकमे में मुझे यहाँ बुलाया गया है, उस महकमे के प्रेसिडेंट C.H. चरणजीत सिंह नंदा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे ऐसे छोटे चीज़ को भी आज आपने यहाँ आने का मौका दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें और जो आप कर रहे हैं आज़ादी के पहले से, उसकी भी चर्चा आपने की और सुनने को मुझे मिला, इसलिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। अभी सुरेश प्रभु जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, अपनी बात करके चले गए हैं, कुछ काम है। और प्रसन्ना कुमार जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ज्ञानचंद मिश्रा जी चेयरमैन भी हैं आपको MSME के कमेटी ऑफ, और अर्पित काबरा जी हैं, केतन सैया जी हैं, और यहाँ पर सभी चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रेस के लोग हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जब हम यहाँ पर आ रहे थे और चार्टर्ड अकाउंट की बात हो रही थी, तो हमें ऐसा लगा कि हर क्षेत्र में अनुशासन एक बड़ी चीज़ है। बिना अनुशासन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी विधा है कि हम कम से कम खर्च में भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता कैसे प्राप्त कर सकें, अपने वित्तीय स्थिति को कैसे हम मॉनिटर कर कर के विकास करें, ये बात हम समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है और न सहयोग दे सकता है। इसलिए खास करके ICAI और MSc और हमारे स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 में जो आप लोग सब आए हैं, इसलिए सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जब ये विभाग मुझे मिल रहा था तो पहली बार हमने सुना MSME क्या है क्या न है। प्रधानमंत्री जी के सामने हम कुछ कहने जा रहे थे, ये कौन सा विभाग माननीय आपने हमको दे दिया, आज तक नाम मैंने सुना नहीं था। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात, हमारी बात तो समझ ली और उन्होंने कहा, मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया हूँ। और आज जब विभाग को मैं देख रहा हूँ तो सचमुच में लगता है उनका विजन, भारत का विजन, समस्त भारतीयों का विजन इसमें समाहित है। हम इसलिए कहते हैं कि एक ज़माना था जब हिंदुस्तान को लोग जगत गुरु कहते थे, और जगत गुरु कहलाने के पीछे अगर हम सोचते हैं तो देखते हैं कि उस समय बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं थे, अगर थे तो ही सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग थे, और उससे काम चलता था, पारस्परिक आदान प्रदान से काम चलता था, सब में कोऑर्डिनेशन होता था, एक दूसरे को जानते थे और समग्र रूप में भारत के विकास के लिए अपने को प्रतिबद्ध मानते थे और भारत विकसित होता था। भाइयों बहनों, आज जब हम देखते हैं तो हमारे सामने दो तीन बातें सामने आती है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का स्वप्न भी हमारे सामने है। वो हम ग्राम स्वराज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि कैसे प्राप्त होगा, तो उस पर जब आते हैं तो सही अभी प्रभु जी ने कहा कि यहाँ के लोग जो आज 70-80% वैसे तबके के लोग हैं जिनको
अभी पता नहीं है कि उनका क्या आर्थिक स्रोत है, किस ओर वो जा सकते हैं, उस ओर ले जाने की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में हमारे मन की बात को आपके वाइस प्रेसिडेंट ने छीन लिया। उन्होंने कहा कि जाके पैर में न फटे ब्याई, वो जाने का पीर पर आई। समझते होंगे, हो सकता है बहुत लोग नहीं समझते होंगे। उसका अर्थ है कि पैर में, एड़ी में एक ब्यार फटता है, दरार हो जाता है, बहुत असह्य वेदना होती है उससे। तो इसीलिए कहा गया वो किसको होता है? मखमल पर चलने वाले को नहीं होता है, जूता चप्पल पहनने वालों को नहीं होता है, वैसे लोगों को होता है जो खुले आसमान के तहत सोते हैं, धरती पर चलते हैं, न पैर में कुछ है और न तन में कुछ है। वैसे लोगों को वो ब्यार फटता है और असह पीड़ा उनको झेलनी पड़ती है। तो सही बात है कि जो आज हम लोग कह सकते हैं कि मिडिल वर्ग के लोग भी हैं, वो कम से कम उस बीमारी से आक्रांत नहीं हैं। आज गरीब तबके के लोग ही उस बीमारी से आक्रांत हैं। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिनको मैंने कहा सचमुच उनका विज़न है कि भारत का विकास हो। और भारत का विकास कैसे होगा? गांव स्वराज की बात जब हम करते हैं, कहा गया था जब गांव का विकास नहीं होगा तो शहरों का विकास नहीं होगा और देश का विकास नहीं होगा। और आज गांव की स्थिति हमारी यही है। शहरी बहुत से बहुत हम 25% तक आए हैं, 75% अभी गांव में ही रहते हैं। तो गांव का विकास यदि नहीं होगा तो फिर हमारा विकास कैसे संभव है? ये गांव स्वराज की बात आती है। और जब हम नरेंद्र मोदी जी की बात सोचते हैं और कहते हैं तो सही है कि आज तक 78 वर्ष आज़ादी के हो गए, किसी ने नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे बैठा हुआ रविदास भाई धूप में, बरसात में, गर्मी में वो चप्पल जूता सीता है और उसको 10, 20, 50 रुपया डेली कमाना पड़ता है। कैसे जीता होगा? कोई नहीं सोचता होगा उस बार्बर भाई का कि जो फुटपाथ पर बैठ के अस्तूरा छे लेकर के किसी का शेविंग करता है और हेयर कटिंग करता है। किसी ने नहीं सोचा होगा गांव घर में रहने वाले वो लकड़ी छीलने वाले हमारे कारपेंटर भाई है, वो क्या करता है, कैसे जीता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता होगा। हमारे मल्लाह भाई लोग हैं, जल नाट बनाते हैं, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। कहने का मतलब कि ऐसी ऐसी विधा रखने वाले गांव घर के लोग के बारे में किसी ने नहीं सोची है। उसके बारे में कोई आज तक नहीं दिया गया कि क्या वो करेगा। और आज MSME के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चालू करके 2023 से आज 30 लाख लोगों को सहयोग देने की बात की है, हम समझते हैं ये अकल्पनीय है, किसी ने नहीं सोचा होगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो मैं समझता हूँ अकाउंटेंसी का भी यहीं पर बात आती है कि वो भी कम पैसे में कैसे हम ज़्यादा यूटिलिटी ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के थोड़ा सा मर्म हम लोग जानने का प्रयास किया है और उसी में हमारा अकाउंटेंसी भी निहित है। और बिना अकाउंटेंसी के वो काम नहीं चल सकता है। हमारे सिन्हा सिंह साहब ने जैसा कहा, आज वर्ल्ड स्तर पर इन्होंने जो अपना काम किया है और अकाउंटेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं और जिससे हमारा भारत का इकोनॉमी में योगदान हो रहा है, वो अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपका सहयोग बहुत अच्छा, आप एक संयोग कहा है कि जो आपका ICAI है और उसी में हमारा MSME को इन्वॉल्व किया है, स्टार्टअप को किया है, ये तीनों भाग विभाग करके आज हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि आपकी ये सोच है और यही सोच से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, भारत आगे बढ़ सकता है। मित्रों, आज अब आपने कहा आज ICAI जैसी प्रतिष्ठित संस्था जो आपकी है, जिसकी सदस्यता के बारे में आपने बताया ही, हम भी मोटा मोटी जानते हैं कि 4 लाख से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आपको और लगभग
10 लाख से अधिक छात्रों तक ये फैली हुई है। आपने कुछ संख्या ज़्यादा बनाई है, हो सकता है मेरा डाटा पहले का हो, लेकिन अगर ये भी मान लिया जाए 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हमारे बिहार हिंदुस्तान में, भारत में, और 10 लाख से अधिक छात्र हैं, तो ये भी हमारे अर्थव्यवस्था को अनुशासित करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ा अच्छा घटक है। और वैसे में हमारा एमएसएमई के माध्यम से जो स्टार्टअप पर समिति की स्थापना कर इसको आगे बढ़ाने की जो बात आपने किया है, ये भी कम से कम हम कह सकते हैं कि बहुत प्रशंसनीय है। और इसी में हमको जैसा मालूम है, बताया गया है कि इस हमारे इस जो 2 दिवसीय आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो कन्क्लेव देश में चला रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा और एमएसएमई स्टार्टअप और निवेशक और पेशेवर एक मंच पर यहाँ पर आए हैं, आ रहे हैं। ये प्रभावशाली और प्रशंसनीय है। तो मैं यही कहना चाहता था कि जब तक छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को, छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ाने का हम काम नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसा पहले मैंने कहा कि पहले भी यही होता था, वाटर सिस्टम चलता था, वाटर सिस्टम के माध्यम से ही सारा काम होता था, बड़े बड़े बैंक नहीं होते थे। और आज हमारे देश के सामने 2 बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, जिस समस्या के बारे में हम लोग रात दिन सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। उसी दिशा में हमारा जो आपका ICAI भी है, वो भी काम कर रहा है। हमारा कहना है कि वो बड़ी समस्या हमारी है कि बेरोज़गारी वर्ल्ड फिनोमेना है, लेकिन हिंदुस्तान का खास करके बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में आज बहुत तरह की राजनीति भी होती है। मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि जो आज प्रदूषण है हमारा, आज प्रदूषण से हम लोग जूझ रहे हैं, वैश्विक उष्णता की बात आती है। ये सब जो बातें हैं, इससे हम तभी त्राण पा सकते हैं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग लग करके हमारे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा दें, और वो आगे जब बढ़ता है तो काम हो सकता है। हम बताना चाहते हैं आपको कि इस सिलसिले में हमारा एमएसएमई आगे काम कर रहा है। और इसी में अभी आप लोगों ने दोहराया है कि आज हमारी इतनी बड़ी महत्ता है कि खेती के बाद, कृषि के बाद एमएसएमई ही हमारा सबसे दूसरा बड़ा देश को हर तरह से आगे बढ़ाने में सक्षम है। हमारे गांव घर में यही कहा जाता था आज भी कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीज चाकरी भीख निदान। यानी जो व्यापार हमारा है वो दूसरे कैटेगरी का है। और बात सही है, कहा गया है कि खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला विधा है तो वो है हमारा एमएसएमई है। और उसी में हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। और उसका एक छोटी सी डाटा बताना चाहते हैं, उसका महत्व क्या है वो भी आप जानते होंगे आप लोग, कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको जीडीपी हम लोग करते हैं, जीडीपी में हमारा योगदान 30.01% है। यानी समूचा जो हमारा योगदान है जीडीपी का, उसमें 30% से अधिक हमारा योगदान है। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में बिना प्रदूषण फैलाए, बिना बिजली के, बिना और किसी प्रकार के और हथकंडा के, मामूली परंपरागत अपने कामों से बात करके हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान अभी 35.4% है। कहा जाए कि 36% के आसपास में हमारा इसका योगदान है मैन्युफैक्चरिंग में। और जो देश एक्सपोर्ट में अधिक रहता है उसको समृद्ध देश माना जाता है, और जो इंपोर्ट करता है उसको कहा जाता है कि वो अच्छा देश नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आप जो सोच सकते हैं, एक एमएसएमई ही है, और वो हमारा एमएसएमई आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बल पर आगे और बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। और इसमें हम समझते हैं जो योगदान दे रहे हैं हम लोग एक्सपोर्ट में, आज हमारा
45.73% है। कहा जाए कि 46% हम एक्सपोर्ट में आज योगदान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब एमएसएमई का इतना बड़ा महत्व है। और हमारा एमएसएमई तभी आगे बढ़ सकता है जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के माध्यम से उनको मॉडरेट किया जा सकता है, उनको रेगुलेट किया जा सकता है, जैसा कि आप कर रहे हैं। और स्टार्टअप है और ये सब मिला करके उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि एमएसएमई की भी जब बात आती है तो लोग गांव घर में, ठीक ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्रभु जी ने भी कहा कि गांव घर के लोग अभी भी नहीं समझते हैं। जब जीतन मांझी ऐसे आदमी जो 45 वर्ष तक राजनीति में रहा, उप मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री पद संभाला, 8 बार विधानसभा का सदस्य रहने का उसको सौभाग्य मिला, और वो आता है और उसको लिफाफ में मिलता है एमएसएमई नहीं जानता है, तो या तो मेरा दुर्भाग्य है और नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि एमएसएमई चलाने वाले लोगों का दुर्भाग्य जो आज इसको जन आंदोलन हम लोग नहीं बना सके हैं। आज आवश्यकता है जन आंदोलन बनाने का और 70% लोगों को इन्वॉल्व करने का। और यही कारण है कि हमारे यहाँ इसको 2 पोर्टल से हम लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एक उद्यम होता है और दूसरा उद्यम अशिष्ट होता है। उद्यम वही होता है जो कम से कम आधार कार्ड रखने वाले लोग होते हैं, और उद्यम अशिष्ट होता है जिसमें आधार कार्ड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। यानी अभी भी हमारे के यहाँ जब एमएसएमई की बात आती है तो उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की बात आती है, तो हम माइक्रो और स्मॉल पर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं। और यही है कि माइक्रो का रजिस्ट्रेशन हमारा उद्यम अशिष्ट में होता है और स्मॉल का और मीडियम का जो होता है वो हमारे उद्यम में होता है। और उसमें जब हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग आज ये दोनों विधा में उद्यम अशिष्ट और उद्यम मिला करके अभी तक लगभग 28 करोड़ लोगों को हम लोगों ने रोज़गार दिया है, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला संस्था हमारे एमएसएमई है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक आगे हम लोग बढ़े हैं। और उसी प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि 6 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा एमएसएमई उद्यम में और उद्यम अशिष्ट पोर्टल पर अभी रजिस्टर्ड हैं। कहने का मतलब कि 28 लाख और 6 लाख करोड़ 34 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देने की स्थिति में आज हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ा पॉलिटिकल बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं 45-46 वर्ष से हूं और आज तक राजनीति मैंने नहीं किया है, समाज सेवा किया है। और धन्यवाद देते हैं जनता को कि मुझे 8 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा में अभी भेजने का काम किया है। वो सिर्फ इसलिए कि हमारा काम रहा है, राजनीति नहीं किया है। मैं भी यहाँ कहना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत से राजनीतिक विचार वाले लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन एक बात मैं जो कहता हूँ ज़रूर अपील होगा कि जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नियोजन या नौकरी देंगे, तो लोग कहते हैं कि वो जुमला कहते हैं, जुमलेबाज हैं। अब आप हमारी बातों से सुन गए होंगे कि जब एमएसएमई ही जो अभी तक 32 से 34 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की स्थिति में आ गई एक विभाग, तो हमारे तो 48 और 50 विभाग यहाँ हैं। कितने लोगों को रोज़गार हम लोगों ने दिया होगा ये आप समझ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उससे ज़्यादा ही करते हैं, और वही आज एमएसएमई के माध्यम से भी ये उन्होंने कहा है और किया है। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में हम और बहुत सी बात इसमें कहना चाहते हैं कि जो ICAI है किस तरह से हमारे एमएसएमई को मदद कर सकता है, इस पर भी थोड़ा सा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। अब एक बात सही है, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा, हम लोगों का सपना है, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। जो हो सकता है किसी को लगे कि राजनीतिक बात हो रही है, तो मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज देश को इस ओर ले जा रहे हैं कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े, और उसमें अभी देखा कि हम 5वां आर्थिक पोजीशन हमारा जो था उससे 4था में हम आ गए हैं। अभी हमारा संकल्प है
कि 2023 तक कम से कम संसार का तीसरी आर्थिक व्यवस्था हो जाए, और वहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। हमारी कल्पना है कि हम 2047 तक जब 100 ईयर्स का शताब्दी वर्ष मनाते रहेंगे, उस समय भारत संसार में एक विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। ये स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखते हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे तरह की बात बोलते हैं। तो उसी परिस्थिति में हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों का मोटो है कि जैसे भी हो हम एमएसएमई को आगे बढ़ावा दें। उसके लिए बात सही है कि हम अभी लिमिटेड प्रयास किया है। लिमिटेड प्रयास का मतलब कि इसको गांव घर तक हम लोग प्रसारित नहीं किया है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। गांव घर के वैसे लोग जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिसकी चर्चा मैंने किया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो 18 योजनाओं की बात की गई है, प्लम्बर है, बिल्डर है और इलेक्ट्रीशियन है, ये सब लोग ऐसे लोग हैं, उनको उत्प्रेषित करके कैसे हम उनको लाभ पहुंचा सकें, इसकी चर्चा करके एमएसएमई को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि हमारा जो ICAI है वो भी हम को मददगार है और मदद कर सकता है हमारे विचार से। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि एमएसएमईज़ के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित करने की बात हो सकती है। हम समझते हैं, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में कुछ पढ़े लिखे लोग आज तो पढ़ने लिखने की स्थिति भी जान रहे हैं कि हमारी कितना कमज़ोर है, कि आज 80% के आसपास में हम लिटरेट हुए हैं 78 साल के बाद। 80%। अगर इसको हम डिवीज़न करते हैं, जोड़ते हैं, तो अगर कि शेड्यूल कास्ट कहने जाने वाली जो है बाबा अम्बेडकर ने बनाया था, उसको शेड्यूल कास्ट की बात की थी, और उसके लिटरेसी रेट आज 32-33% है। तो आप जोड़ सकते हैं कि हम जिसको ज़रूरत है, दलित है, गरीब है, उसी को तो ज़रूरत है रोज़गार का, नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए उनमें कैसे हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि हम इसको प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित करने की बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से लेखांकन है, बही खाता और लेखा प्रणाली की जानकारी भी उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनको न पता है। हमारे ऐसे आदमी हैं, हम खेती करते हैं। सही बात है, जब 1990 में चुनाव में हम हार गए थे, 1996 में फिर चुनाव जीते, तो लोग कहता था कि भाई चुनाव हारने के बाद बहुत लोग गड़बड़ा जाता है, बैठ जाता है, अब मांझी जी कैसे गाड़ी उड़ा रहे हैं और सब लोग से चल रहे हैं। तो मतलब यही था, हम खेती करते थे और लेकिन खेती में मेरा कोई बही खाता नहीं है। एक बार इनकम टैक्स के लोग आया हमसे पूछने, हम कहा कि भैया जो करना है सो कर लो, हमारा कोई बही खाता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लेखांकन भी बहुत ज़रूरी है, और वो आप ही कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स ही इसको कर सकते हैं। इसीलिए लेखा प्रणाली की जानकारी भी लोगों को देना चाहिए। फिर अभी चल चुका है जीएसटी और आयकर के बारे में हमारे गरीब लोगों को कोई पता नहीं है, और साधारण लोगों को भी अगर पता है तो वो गड़बड़ी के चलते या तो चुप रहते हैं या जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई होती है। इसीलिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई जो समस्त देश में फैले हुए हैं, विदेश में फैले हुए हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है कि जीएसटी और आयकर के अनुपालन का समझ उनको देना चाहिए। कैसे हम उसको समझ सकते हैं, इसके बारे में अगर आप नो हाउ बता देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो और आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे में बात करना है। और दूसरी बात, तीसरी बात, जो वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की बात कर रहे हैं, उसमें एक बात और आती है कि भाई जैसे पहले मैंने कहा, कोई भी छोटा से छोटा काम करने वाला आदमी है, उसका अपना अगर बजट नहीं बनाता है, बेतरतीब अगर खर्च करता है, तो सही है कि वो गड़बड़ी में स्थिति में आ जाता है। और अगर कम खर्च कर पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है। समय लगता है, लेकिन मैं बताऊं कि जब राजनीति में आया था मैं, तो मैं एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम करता था। वहाँ पर एक अकाउंटेंट थे, कौन एम.आर. सील नाम था, और एक अकाउंटेंट थे जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, एम.आर. सील बंगाल के रहने वाले थे। दोनों को एक ही पैसा मिलता था,
लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जगदीश प्रसाद जी AMR सील से 21 तारीख को 22 तारीख को जरूर लोन लेते थे। वहाँ कारण कि उनका कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं था और AMR सील साहब का बजट था, उस बजट में बनाकर चलते थे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बजट बनाना और नकदी प्रवाह का प्रबंधन और इस तरह का BTA योजना बना करके और हमारे MSME लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये काम कौन करेगा? ये काम हमारे अकाउंटेंट लोग करेंगे, अकाउंटेंसी करने वाले लोग ही करेंगे, जो स्प्रेड हैं समूचे भारत में, गांव में, शहरों में, जिनकी संख्या हमारे अध्यक्ष जी ने बतलाया है। इस तरह से हम और आगे इसको कहना चाहेंगे कि डिजिटल अकाउंटिंग टूल्स जैसे को अपनाने का है मदद उसको करना चाहिए। आज के ज़माना में डिजिटलाइजेशन हुआ है और क्या होता है डिजिटल प्रोग्राम हमारा गरीब लोग नहीं जानता है, खेतिहर मजदूर नहीं जानता है, वो जूता सीने वाला हमारे रविदास भाई नहीं जानता है, माला बनाने वाला मलाकार नहीं जानता है, वो लकड़ी छीने वाला कारपेंटर नहीं जानता है। तो इस तरह से गरीब तबके के लोग हैं, उनको डिजिटल जो टूल्स हैं उसके बारे में भी आप लोग अगर सहयोग करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे MSME का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। और एक बात और, BTA सहायता प्राप्त करने में सहयोग करने की आवश्यकता है। उनको न पता है कि हम कैसे BTA सहयोग प्राप्त करें, इसीलिए MSMEs के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, BTA पूर्वानुमान और बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए भी उनको अगर आप मदद करते हैं, हमारे छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर जो आते हैं, जिनको मैं कहता हूं कि MSME में हैं, माइक्रो वाले हैं और हमारे स्मॉल हैं, तो उन लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं मीडियम की बात करना कम चाहता हूं, क्योंकि मीडियम वाले लोग थोड़ा सा ज़रूर चालाक होते हैं, हालांकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे सूक्ष्म और लघु वालों से निश्चित रूप में वो अच्छे हैं। इसलिए हमारे जो लघु और सूक्ष्म वाले लोग हैं उनको भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, BTA पूर्वानुमान और बिजनेस प्लान बनाने के लिए आप मदद कर सकते हैं, अकाउंटेंट मदद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं मदद कर सकता है। और उसी प्रकार से सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं पता है हमारे लोगों को कि PMEGP क्या होता है, CGTMAC क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, उनको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जैसा पहले मैंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा PMEGP क्या है, उससे कैसे हम उनको मदद दे सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और CGTMAC भी है, उसमें भी हम कैसे जानकारी दें, स्टार्टअप इंडिया को कैसे आवेदन दे सकता है, इसका सहयोग करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जो गांव घर तक लिमिटेड है, इनका समूचे वर्ल्ड स्तर पर इनका एक फैलाव हो गया है। अगर एक काम ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे MSME लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और MSME में हम कह सकते हैं कि हमारे सूक्ष्म और लघु लोगों को ही विशेष रूप में हमको मदद करने की ज़रूरत है, इसलिए कि MSME का 70-80% भाग यही दोनों की जाती है। तो वही कहते हैं, जैसा कहा गया कि जिसके पैर में न फटे ब्याह वो जाने का पीर पर आए, तो इन्हीं के पैर में ब्याह फटा हुआ है, इन्हीं को मदद करने की ज़रूरत है। और यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और इसीलिए MSME के लिए आज इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया है। आपने देखा 23-24, 24-25 और 25-26 के बजट में भी MSME का इतना बड़ा एक स्थान उन्होंने देने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, बहुत सी बात है का आपको MSMEs को और भी करना है कि GS रिटर्न कैसे भरा जाता है, आयकर रिटर्न कैसे भरा जाता है, कंपनी मामलों में रजिस्ट्रार COC की फाइलिंग कैसी होती है, जुर्माना और कानूनों का जोखिम से कैसे बचाव किया जा सकता है, ये सारे बात की जानकारी हमारे अकाउंटेंट्स ही लोग दे सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ही लोग देते हैं। इसलिए बड़ी महती योजना है अध्यक्ष महोदय, आप संसार स्तर पर बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन MSMEs की जब बात करते हैं तो ये सब जो मैं बतला रहा हूँ एक उसका की मंत्र है, इस मंत्र के बहाने ही आगे
करके उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और बहुत सी बातें आती है, लेकिन हम नहीं कहना चाहेंगे, ज़्यादा समय लग रहा है। और आज के जो कॉन्क्लेव में जो मुख्य उद्देश्य यही है कि ICAI MSME को उपरोक्त क्षेत्रों में कैसे मदद करे, कैसे बढ़ावे, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद के श्रेय हैं।